चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास का इतिहास। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें भारत का संविधान बनने से संबंधित उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण को प्रभावित किया। अर्थात आज जो हमारा संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, वो संविधान आखिर इस रूप में किस प्रकार प्राप्त हुआ, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसका परिचय देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ आई व्यापार करने के उद्देश्य से, और कंपनी ने जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया तो उसे मुग़ल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अर्थ है राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हो गए। फलस्वरूप कंपनी अब एक शक्ति के रूप में उभरी और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद 1858 में ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने शासन के अधिकार कंपनी से अपने हाथों में ले लिए। तो ये हम जानते हैं 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और व्यापार करने के उद्देश्य से आई। 1764 में उन्होंने बक्सर का जब युद्ध जीत लिया तो मुग़ल सम्राट से उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, अर्थात राजस्व और दीवानी मामलों का न्याय करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। उसके उपरांत जब 1857 में जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, उसके उपरांत भारत में ब्रिटिश शासन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद 1858 में आप जानते हैं कि कंपनी से शासन ब्रिटिश ताज या क्राउन ने ले लिया। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो ताज का शासन तब तक, क्राउन का शासन भारत पे तब तक चलता रहा। भारत स्वतंत्र होने पर शासन संचालन के लिए एक संविधान की आवश्यकता अनुभव हुई और 1734 में, इसको नोट कीजिएगा, 1734 में M.N. राय एक जो है वामपंथी नेता थे, उनके द्वारा एक सुझाव दिया गया जिसके आधार पर ही आगे चल के 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसने हमारा संविधान निर्मित किया और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। तो ब्रिटिश शासन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं, हम देखेंगे कहाँ से 1764 से, ख़ास तौर से 1764 से लेके 15 अगस्त 1947 तक ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई जिन्होंने हमारे संविधान निर्माण को प्रभावित किया। तो उन्हीं घटनाओं को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिनसे हमारा संविधान निर्माण प्रभावित हुआ है। तो हम सबसे पहले लेते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको समझे, ये पहला कानून था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया भारत के संदर्भ में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था, जिसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई और देश में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस कानून की प्रमुख बातें तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है नियामक कानून, पहला कानून है ब्रिटिश संसद ने पारित किया भारत के संदर्भ में, और कंपनी का जो यहाँ पे शासन था उसके जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कंपनी करती थी उनको पहली बार मान्यता मिली। इससे पहले कंपनी एक व्यापारिक कंपनी मात्र थी, तो इस कंपनी के राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि कंपनी को जो लाइसेंस इशू किया गया था वो व्यापार करने के लिए किया गया था। लेकिन अब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया तो कंपनी के जो राजनीतिक कार्य, जो संधि, युद्ध
और प्रशासन से संबंधित कार्य अर्थात कानूनों को लागू करना, नियमों को लागू करने के जो कार्य कंपनी के अधिकारी कर रहे थे, उन सभी को अब मान्यता प्राप्त हो गई। तो आगे देखते हैं हम इस कानून के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले देखिए 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास, जिसे बम्बई कहते थे। तो बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों पर एक एक गवर्नर होता था कंपनी की तरफ से, जो कंपनी के शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तीनों पे था, बम्बई में भी था, मद्रास में भी था और बंगाल में भी था। लेकिन बंगाल इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। ये कार्यकारी परिषद जो जितने भी नियम कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए जाते हैं उनको लागू करने के लिए थी। तो कार्यकारी परिषद यानी 4 सहयोगी और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना, ये याद रखने योग्य है। सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर ही था, गवर्नर को फिर बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी भी भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा है इसे, ये बाद में परिवर्तित होगा। तो गवर्नर जनरल बना। परिषद में निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे, यानी 4 तो सदस्य और एक खुद गवर्नर जनरल, कुल मिला के हो गए व्यक्ति 5। तो 5 में से जो डिसीजन होते थे वो बहुमत के आधार पे होते थे। दूसरा बिंदु इसमें है, मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, अन्यथा पहले तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर सीधे निर्णय लेने में सक्षम थे। तो ये अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको सबसे ऊपर रखा और फिर इसके अधीन कर दिए इन दोनों। तीसरा पॉइंट है, इस कानून के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया कलकत्ता में पहली बार 1774 में। इसका प्रावधान भी इस कानून में किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिला के जो है 4 न्यायाधीश थे। चौथा पॉइंट है, कंपनी में भ्रष्टाचार चरम पर था, अतः इस कानून द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारत से व्यापार करने की परमिशन थी केवल कंपनी को, न कि कर्मचारियों को। लेकिन कर्मचारी क्या करते थे, कंपनी के नाम से व्यापार करते थे और टैक्स में छूट प्राप्त कर लेते थे। इसके अलावा वह भारतीयों से उपहार और रिश्वत भी लेते थे। तो इस कानून द्वारा ये कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी अपने लिए अपने निजी व्यापार को नहीं करेंगे भारत में, साथ ही साथ वह भारतीयों से न तो उपहार लेंगे, न ही किसी प्रकार की रिश्वत लेंगे। इससे कंपनी की रेवेन्यू को घाटा हो रहा था। और ये अगला पॉइंट किया गया कि अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारी ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी 24 सदस्यों की गवर्निंग बॉडी के को चुन सकते थे। तो ये समझे आप, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक स्टॉक कंपनी थी, यानी कंपनी की जो पूंजी थी वो शेयर्स में, अंशों में बटी हुई थी। तो जो भी व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता था वह कंपनी का उतने रुपए का मालिक कहलाता था। अब क्योंकि हज़ारों की तादाद में कंपनी के अंशधारी थे, लाखों की तादाद में कंपनी के अंशधारी थे, तो सभी के सभी व्यक्ति तो कंपनी का प्रबंध नहीं कर सकते। इसलिए अंशधारी अपने में से कुछ व्यक्तियों को मतदान के द्वारा चुन लेते थे और वो व्यक्ति कहलाते थे कंपनी के डायरेक्टर्स। वो व्यक्ति कहलाते थे कंपनी के
डायरेक्टर्स। इन डायरेक्टर्स की संख्या थी 24 और इन सभी डायरेक्टर्स को सामूहिक रूप से कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस प्रकार से कंपनी के मालिक अर्थात शेयर होल्डर, जिनके पास चाहे 500 पाउंड के शेयर हो या 1000 पाउंड के हो या 200 पाउंड के हो, पहले ये कर रहे थे कि जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड के शेयर हो वो जो है कंपनी के डायरेक्टर के चुनाव में मतदान दे सकता है। लेकिन फिर 1773 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि 1000 पाउंड के शेयर जिसके पास होंगे वही कंपनी के डायरेक्टर के चुनाव में भाग ले सकता है, अर्थात डायरेक्टर का चुनाव कर सकता है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के कुछ और प्रावधान हम देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल से कहा गया कि वे अब राजस्व, नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित निर्णय और मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य रूप से देंगे। अब तक यह था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी ये जो 24 संचालक थे यह निर्णय लेते थे, इसकी कोई जानकारी कंपनी से संबंधित कोई भी निर्णय, राजस्व से संबंधित, नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, कोई भी युद्ध या शांति का निर्णय, संधि करना, इन निर्णयों की जानकारी उनको किसी को नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन अब कहा गया कि वो जो है निर्णय जो भी लेते हैं उन निर्णयों को अवगत कराना होगा किसको, ब्रिटिश सरकार को। उसके बाद फिर आया गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। यानी गवर्नर जनरल जो था वो और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य, हमने पहला पॉइंट में देखा 4 सदस्य, इनको कौन तो नियुक्त करेगा और कौन इनको हटाएगा। तो साफ लिखा है उनको नियुक्त करने और हटाने का अधिकार जो था वो ब्रिटिश सम्राट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। इसके बाद देखिए 1773 के एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए 1781 के कानून द्वारा कुछ सुधार संशोधन किए गए। इस 1781 के कानून को बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो इसमें ख़ास तौर से जो प्रावधान था 1781 कानून में वो हमने अभी देखा। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उस न्यायालय के क्या अधिकार रहेंगे, उन अधिकारों का निर्धारण करना महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद यह था कि प्रांतीय यानी मुंबई, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो न्यायालय थे उन न्यायालयों में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद का निर्णय होता है तो उसके खिलाफ यदि कोई अपील करना चाहे तो वो अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास की जाएगी, न कि उच्चतम न्यायालय के पास। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय जो था 1774 में बना हुआ, उसके अधिकार वास्तव में इस एक्ट के माध्यम से कम किए। और इसके अलावा इसमें यह भी था कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि हिंदू और मुस्लिमों के कोई सिविल वाद आते हैं, उनसे संबंधित, उनके धार्मिक मामलों से संबंधित वाद आते हैं, तो फिर उनका निर्णय ब्रिटिश कानून के आधार पर नहीं होगा बल्कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के आधार पर होगा। इसके अलावा यह मैंने अभी कहा कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार थे उनको निर्धारित और सीमित किया गया। जैसे उदाहरण के रूप में राजस्व मामलों का जो क्षेत्राधिकार था उससे उसको उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के 1781 के कानून में यह है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का निर्धारण किया गया, उसके कई अधिकार घटाए गए। साथ ही साथ ये कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय जो हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी बल्कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में की जाएगी।
इसी प्रकार हिंदू मुस्लिमों से संबंधित जो है मामलों का उनके निजी कानूनों के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय को राजस्व मामलों से वंचित कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में एक नए अधिनियम के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।